हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर 2 आप फाइल कर रहे हो तो ऐसे 8 शेड्यूल्स जो कि आपको आईटीआर में फिलअप करने हैं। यदि आप इन शेड्यूल्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते हो या फिर इसमें आप अमाउंट को कम रिपोर्ट करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो सकती है। सबसे पहली शेड्यूल होती है शेड्यूल सैलरी की। शेड्यूल सैलरी में आपकी ग्रॉस सैलरी रिपोर्टेड होती है, जैसे कि पेंशन, सैलरी। इसके बाद रिटायरमेंट के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, इसमें सब कुछ जुड़ा होता है। इसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस आपको सेक्शन 10 में यहाँ पे मिल जाते हैं और कुछ डिडक्शंस आपको सेक्शन 16 में लाइक प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके अलावा कुछ परक्विजिट्स वगैरह होती। तो आईटीआर फॉर्म में जो भी आप सैलरी का डेटा रिपोर्ट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि वो आपकी फॉर्म 16 से कंप्लीटली मैच करनी चाहिए। इवन जो सैलरी आपकी है वो आपकी 26AS और टीआईएस से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉर्म 16 इशू हुआ और इसमें आपकी सैलरी की इनकम रिपोर्टेड है, लेट से ये अमाउंट। आपके फॉर्म 16 का जो डेटा है ये 26AS से भी मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे 26AS में भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो सैलरी है ये मैच कर रहा है। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करने गए तो आपने इस अमाउंट को कम रिपोर्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जब मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट होगी तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कत होगा। तो मेक श्योर करो कि 26AS और टीआईएस में जो भी सैलरी रिपोर्टेड है वो आपके फॉर्म 16 से और साथ में आपके आईटीआर फॉर्म से भी मैच करनी चाहिए। और यहाँ पे सेकेंड है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी का। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में जनरली आप हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम रिपोर्ट करते हैं या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड यदि प्रॉपर्टी है तो उसका आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन यहाँ पे क्लेम करते हैं। अब ये रेंटल इनकम आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है यदि आपका सेक्शन 194I या 194IB में टीडीएस कट गया है, जो कि 50,000 रुपीज के ऊपर जब आप रेंट रिसीव करते हैं तो ऐसे केस में आपकी टीडीएस से कट जाती है और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाती है। और ये जो रेंटल इनकम है ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करती है। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस रेंटल इनकम को यानी कि ग्रॉस रेंट को आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना है, ठीक है। और ये जो रेंटल इनकम होती है सिर्फ आपके एआईएस में नहीं, 26AS में भी दिखती है, वहां पे आपके टीडीएस के अमाउंट भी शो करते हैं। यदि आपके रेंटल इनकम पे कोई भी टीडीएस नहीं कटा, लेकिन यदि एम्प्लॉय ने आपको रेंट पे किया हुआ है और उसने एचआरए का क्लेम लिया हुआ है अपने आईटीआर में, तो ऐसे केस में भी आपको रेंटल इनकम रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो आईटीआर में आपको ग्रॉस रेंट का अमाउंट रिपोर्ट करना है। इसके बाद आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और यहाँ पे सेक्शन 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की भी बेनिफिट मिलती है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपको 2 लाख रुपीस की इंटरेस्ट ऑन लोन की, होम लोन की बेनिफिट मिलती है। और यदि रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में ये अनलिमिटेड आप जो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड है शेड्यूल कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स है तो सेक्शन 112A में आपको इस शेड्यूल में रिपोर्ट करना है। और जो अदर एसेट्स हैं लाइक प्रॉपर्टी होगी, अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स की, तो वो आपको शेड्यूल्स कैपिटल गेन में रिपोर्ट करना हो। तो शेड्यूल कैपिटल गेन में आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स की, सभी रिपोर्ट की जाती हैं। अब ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होती है ये आपके एआईएस में एसएफटी के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है ट्रांजेक्शन। अब ऐसे केस में जो भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, 30 लाख रुपीस के ऊपर यदि आपकी प्रॉपर्टी कोई सेल हुई है तो आपकी एआईएस में शो कर जाती है और उसकी कैपिटल गेन आपको रिपोर्ट करनी होती है। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जब आप अपनी टीआईएस को ओपन करते हो तो इस टीआईएस में आपको यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का अमाउंट दिख जाता है। ये जो सेल वैल्यू है ये आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी होती है। यहाँ पर ये अमाउंट यदि आप अपने आईटीआर में कंसीडर नहीं करते हो, इसको कंप्लीटली आप इग्नोर करते हो, तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? मान लो कि आपने ग्रो के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर आपको आना है प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। आपको टैक्स वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन हुई तो आपको इस पे क्लिक करना है। स्टॉक की कैपिटल गेन हो गई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की रिपोर्ट हो गई, ठीक है, ये आपको क्लिक करना। मान लो कि जैसे यहाँ पर हम स्टॉक का कैपिटल गेन हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर
फाइनेंशियल ईयर आपको 25-26 यहाँ पे सेलेक्ट करना, डाउनलोड पे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको वन बाय वन करके सभी का कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। एक समरी शीट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी कैपिटल गेन की। तो जो सेल वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सेल वैल्यू आपके उस पर्टिकुलर कैपिटल गेन रिपोर्ट से मैच करनी चाहिए। कई बार यहाँ पे सेल वैल्यू कम होती है, तो आपका जो भी रिपोर्ट है जो आपने डाउनलोड किया ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से, वो सेल वैल्यू आप आईटीआर में रिपोर्ट कर देना। और नेक्स्ट शेड्यूल यहाँ पर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको कौन कौन से इनकम रिपोर्ट करनी होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से डिविडेंड की इनकम होती है, उस पर यदि टीडीएस करता है तो 26 एएस में वो दिख जाता है, आपके एआईएस में भी ये डाटा दिखती है। और टीडीएस यदि नहीं भी कटा है तो भी आपके टीआईएस में ये रिफ्लेक्ट करता है। वैसे आपको सेविंग या फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम हुई है तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड होगी। तो आप जब अपना टीआईएस ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, और इसके अलावा यदि पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फिर आपका इंटरेस्ट अदर्स में शो करता है। यहाँ पे जितने भी अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको अपनी आईटीआर में लेना कंपलसरी है। यदि आप इसको इग्नोर करते हो या फिर इसमें अमाउंट को आप कम दिखाते हो तो ये डेटा मिसमैच की सिचुएशन होगी। ऐसे केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए भी आपको डिपार्टमेंट से डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस रिसीव हो सकते हैं। और नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल एफएसआई, यानी कि आप यदि इंडिया में रेजिडेंट हो और आप जो है इंडिया के बाहर किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो आपको डिक्लेरेशन अपनी आईटीआर में देनी कंपलसरी है। जैसे मान लो कि आपका फॉरेन बैंक अकाउंट है या फिर यूएस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी रेमिटेंस आपकी मतलब इंडिया से बाहर जा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, वो आपको दोस्तों अपने आईटीआर में शेड्यूल फॉरेन एसेट्स में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपकी फॉरेन एसेट्स में से कोई प्रॉपर्टी हो गया, उससे रेंटल इनकम हो रही है तो उसका भी आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है। यहाँ पे जब आप अपनी टीआईएस समरी को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस आपको ये शो करेगा। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस में आपने पैसे जो है कितने इंडिया के बाहर भेजे, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी रहती है। तो आपको क्या करना है, एक तो शेड्यूल फॉरेन एसेट्स आपको अपडेट करना है कि ये पैसा किस पर्पस के लिए गया। इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने कैपिटल गेन जनरेट किया है, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से फॉरेन में आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उस प्लेटफॉर्म से आपको कैपिटल गेन की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और अपने आईटीआर में उसको रिपोर्टिंग करना है। तो यहाँ पे शेड्यूल फॉरेन एसेट्स को यदि आप इग्नोर करते हो, अपने आईटीआर में इसकी कोई भी आप डिक्लेरेशन नहीं देते हो, ऐसे केस में ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है और 10 लाख रुपीस से ज्यादा की पेनाल्टी इसमें लग सकती है। और नेक्स्ट शेड्यूल है यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। आपकी यदि टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है, ऐसे केस में आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो आपको इस शेड्यूल्स में रिपोर्ट करनी होती है। अब शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटीज में यदि हम बात करें तो इसमें आपकी लैंड है, ज्वेलरी है, बैंक बैलेंसेस है, इसके अलावा आपकी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में कितने इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो भी आपकी लायबिलिटीज है वो आपको रिपोर्टिंग करनी है। नेक्स्ट शेड्यूल है वीडीए का, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। आपने क्रिप्टो मार्केट में यदि किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, ट्रेडिंग हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट किया हुआ जिससे कि आपको इनकम हो रखी है, तो ये शेड्यूल्स भी अब आपको अपडेट करना कंपलसरी है। देखो आप यदि शेड्यूल वीडीए की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो भी आपके क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस पर टीडीएस कटता है। सेक्शन 194(s) में टीडीएस आपका कट जाता है, 26(a)(s) में और एआईएस में भी ये आपके ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट करते हैं, टीडीएस के अमाउंट आपके शो करते हैं। ऐसे केस में यदि आप इस शेड्यूल्स को इग्नोर करते हो या फिर इसमें आप वैल्यू जो है गलत तरीके से रिपोर्टिंग आप करते हो, कम दिखाते हो आप अपने ट्रांजेक्शन को, तो ये दोस्तों मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर ये कि जो भी आपकी रिपोर्टिंग की जाती है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, उसका आपको स्टेटमेंट यदि चाहिए तो आप कहाँ से उसको ले सकते हो। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ, जैसे कॉइन डीसीएक्स से आपने किया हुआ, तो यहाँ पर आप जो है कैपिटल गेन की रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो है शेड्यूल EI, मतलब कि आपकी कुछ इनकम ऐसी है जो कि एग्जेम्प्टेड है। अब ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है ये आपके टोटल इनकम के पार्ट नहीं हो,
जो आपकी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, उसमें ये जोड़ा नहीं जाएगा। बस सिर्फ आपको रिपोर्टिंग पर्पस, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए आपको यहाँ पे इस शेड्यूल्स में अपडेट करना होता है। अब शेड्यूल ईआई में जनरली जैसे पीपीएफ का आपको पेमेंट मिल रखा है, लमसम अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, एनपीएस एलआईसी का कुछ पैसा आपको लमसम में मिल चुका है जो कि आपका 100% एग्जेम्प्ट होता है, सुकन्या समृद्धि हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, या फिर कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो गया। आप जब उस शेड्यूल्स को ओपन करोगे तो आपको एग्जेम्प्टेड इनकम इससे मल्टीपल आपको इनकम दिख जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों रिपोर्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल पीटीआई यानी कि पास थ्रू इनकम, ऐसी इनकम जो कि आपको बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड से रिसीव हुई है, जो कि सेक्शन 115U, 115UA और 115UB में जो सो टैक्सेबल होती है। आप अपनी टीआईएस को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अब ये ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो कि बड़े लार्ज स्केल में जो प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं और उसमें आप जब इन्वेस्टमेंट अपना करते हो तो आपको उस ट्रस्ट का जो भी इनकम होता है उस प्रॉपर्टी से, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे प्रॉपर्टी को सेल करने से कैपिटल गेन हो, उसमें आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। अब ये बिजनेस ट्रस्ट भी क्या करते हैं, सेक्शन 194LBA में टीडीएस डिडक्ट करते हैं और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू होता है। तो आप टीडीएस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी शेड्यूल्स को आपको अपडेट करना। आप इस ट्रांजेक्शंस को यदि इग्नोर कर देते हो तो ऐसे केस में मिसमैच होगी और आपको डिपार्टमेंट से नोटिसेस रिसीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे शेड्यूल्स को कवर किया। अब देखिए यहाँ पे आपको शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA, शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड, शेड्यूल SI, ये सब जो शेड्यूल्स हैं जो आप अभी इनकम के शेड्यूल्स को आप अपडेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये सारे शेड्यूल्स ऑटोमेटिक आपके अपडेट होते चले जाते हैं। आपको बस इन शेड्यूल्स पे क्लिक करना है, कंफर्म करते चले जाना। शेड्यूल स्पेशल रेट का भी वही सिचुएशन है, जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया या VDA का ट्रांजेक्शन हो गया वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है, तो ये भी आपकी ऑटोमेटिक जो है शेड्यूल्स अपडेट हो जाती है। चैप्टर 6A का शेड्यूल है, यदि आपको डिडक्शंस क्लेम करना है अपनी इनकम में से ओल्ड टैक्स रेजिम में 80C से 80U तक या फिर न्यू टैक्स रेजिम में 80CCD2 का, तो आप डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो इन 8 शेड्यूल्स में आपको ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। यदि ये ट्रांजेक्शंस आपके TIS में दिख रहे हैं, 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसपे TDS कटा हो या ना कटा हो, आपको ITR में से शो करना कंपलसरी है। दोस्तों यदि मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसे केस में आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, उसकी नोटिस आपको रिसीव हो सकती है या फिर दोस्तों इंक्वायरी की भी नोटिस आ सकती है। होप कि आपको एक वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।